तारीखें बहुत अहमियत के साथ दर्ज हुई हैं। ये तारीखें हैं 5 अगस्त और 9 नवंबर। 5 अगस्त को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रमुख प्रावधानों को भी निष्प्रभावी कर दिया। इसके बाद 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बरसों पुराने और भारतीय इतिहास के सबसे विवादित मामलों में से एक बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद पर अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित भूमि हिंदू पक्ष को देने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया। राजनीतिक हलकों में हलचल है कि अब मोदी सरकार के एजेंडे में कौन सा नया लक्ष्य है। अब वो अपने किस बड़े चुनावी वादे को पूरा करने के लिए कानून बना सकती है। कई राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार के अगले एजेंडे में सबसे आगे समान नागरिक संहिता से जुड़ा बिल होगा। इसके अलावा पूरे देश में एनआरसी लागू करना और नागरिकता कानून बनाना भी बीजेपी सरकार के प्रमुख एजेंडों में शामिल है। बीजेपी की राजनीति पर करीबी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह कहते हैं कि बीजेपी के 3 प्रमुख एजेंडे थे: अयोध्या, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता। इनमें से 2 काम लगभग पूरे हो चुके हैं। अब वह समान नागरिक संहिता पर अपना काम शुरू करेगी। लेकिन प्रदीप सिंह मानते हैं कि समान नागरिक संहिता से पहले सरकार एनआरसी और नागरिकता बिल पर काम करना चाहेगी। वो कहते हैं, आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार एनआरसी और नागरिकता बिल पेश कर सकती है, क्योंकि इस मुद्दे पर सरकार पहले ही काफी काम कर चुकी है और पार्टी इन दोनों ही मुद्दों पर काफी गंभीर भी है। प्रदीप सिंह बताते हैं कि इसके बाद मोदी सरकार समान नागरिक संहिता के प्रति भी गंभीर है, लेकिन उसके लिए उन्हें जनमानस की सहमति लेनी पड़ेगी। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नागरिक कानून का होना, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या संप्रदाय से ताल्लुक रखते हों। समान नागरिक संहिता में शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे जैसे मामलों में भी सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होने की बात है। मौजूदा वक्त में भारतीय संविधान के तहत कानून को मोटे तौर से 2 भागों में बांटा गया है: दीवानी और फौजदारी। शादी, संपत्ति, उत्तराधिकार यानी परिवार से संबंधित व्यक्ति से जुड़े मामलों के लिए कानून को सिविल कानून कहा जाता है। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इतना ही नहीं, मौजूदा लोकसभा के पहले सत्र में भी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मांग उठा चुके हैं। हालांकि प्रदीप सिंह का मानना है कि इसे लागू करना इतना आसान नहीं होगा। वो बताते हैं, इस बिल को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत यह आएगी कि शादी और संपत्ति जैसे मामलों में अलग अलग धर्मों में अपने अपने नियम कायदे हैं। उन सभी नियमों को एक करने में कई समुदायों को नुकसान हो सकता है, कुछ को फायदा भी हो सकता है। ऐसे में सभी को बराबरी पर लाने के लिए समायोजन करना बहुत मुश्किल होगा। प्रदीप सिंह मानते हैं कि सरकार के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने से भी ज्यादा पेचीदा मामला है। वो बताते हैं, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक तरह से प्रशासनिक काम था, जिसे सरकार ने अपने तरीके से कर दिया। लेकिन इस मामले में अलग अलग धर्मों की मान्यताएं जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना अनुच्छेद 44 के तहत राज्य, केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बताया गया है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो उसमें 2 पहलू आते हैं। पहला, सभी धर्मों के बीच एक जैसा कानून। दूसरा, उन धर्मों के सभी समुदायों के बीच एक जैसा कानून। वो कहते हैं, ये जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व में जिक्र किया गया है कि आने वाले वक्त में हम समान नागरिक संहिता की दिशा में प्रयास करेंगे, लेकिन उस दिशा में आज तक कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। विराग कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू और मुसलमानों से जोड़ा जाता है। एक तरफ जहां मुसलमानों के शादी और उत्तराधिकार के अलग तरह के प्रावधान हैं, वहीं हिंदुओं के भीतर कई समुदाय हैं जिसमें कई तरह के अंतर्द्वंद हैं। मुसलमानों या ईसाइयों की आपत्ति की बात होती है, लेकिन भारत में कई तरह के समुदाय, कई तरह के वर्ग और परंपराएं हैं। लिहाजा एक तरह के सिविल लॉ को लागू करने पर किसी भी समुदाय के रस्म और रिवाज में अगर एक भी गड़बड़ी होगी तो उसको आपत्ति होगी।
भारत सरकार ने उत्तर पूर्वी राज्य असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी NRC लागू कर दी है। अब इस तरह की मांग उठ रही है कि सरकार पूरे देश में NRC लागू कर सकती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अपने राज्य में NRC लागू करने की बात कह चुके हैं। क्या NRC को पूरे देश में लागू किया जा सकता है? इस पर प्रदीप सिंह कहते हैं, पूरे देश में NRC लागू करने में सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने असम में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर NRC लागू किया, जबकि पूरे देश में इसे लागू करने से पहले वह नागरिकता बिल लाना चाहती है। नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन पड़ोसी देशों के मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। विधेयक में प्रावधान है कि गैर मुस्लिम समुदायों के लोग अगर भारत में 6 साल गुजार लेते हैं तो वे आसानी से नागरिकता हासिल कर पाएंगे। प्रदीप सिंह बताते हैं कि मौजूदा सरकार के अनुसार हिंदुओं के लिए भारत के अलावा कोई दूसरा देश नहीं है। वे कहते हैं, सरकार मानती है कि अगर किसी दूसरे देश में रहने वाले हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है और उन्हें वह देश छोड़ना पड़े, तो इस हालत में उनके लिए एकमात्र देश भारत ही है। वे भारत ही आएंगे। ऐसे लोग अगर भारत की नागरिकता चाहते हैं और उसके लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। फिर सरकार इस मामले में मुसलमानों को अलग क्यों कर देती है? इसके जवाब में प्रदीप सिंह बताते हैं कि बीजेपी और सरकार में शामिल उसके सहयोगियों के अनुसार मुसलमान कभी भी उत्पीड़न की वजह से दूसरे देशों से भारत में नहीं आते हैं, वो दूसरी वजहों से भारत में आते हैं। ये सरकार NIA, RTI, UAPA जैसे बिल भी पहले संसदीय सत्र में पास करवा चुकी है। मोदी सरकार अपने एजेंडे में शामिल प्रमुख मुद्दों को तेजी से खत्म करते हुए दिख रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो समान नागरिक संहिता को अभी पूरा करना चाहेगी या फिर अगले लोकसभा चुनावों में अपने वोट बैंक को लुभाने के लिए एक मुद्दा बनाए रखेगी। इस पर वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर का मानना है कि फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती के तौर पर अर्थव्यवस्था की सुस्ती और बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़े हैं। शेखर अय्यर कहते हैं, अनुच्छेद 370 को सरकार की तरफ से उठाएगा कदम कह सकते हैं, लेकिन अयोध्या मामला तो सुप्रीम कोर्ट से पूरा हुआ है। इसलिए फिलहाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अर्थव्यवस्था की खराब